जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो बेसिक प्रश्न जितने हैं उस सबको इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो लेखपाल का एग्जाम होने वाला है और पुलिस भर्ती बोर्ड का सिपाही भर्ती का जो एग्जाम होने वाला है, तो वो लोग आप वीडियो देख के एक बार जरूर जाए। ठीक, लेखपाल में जो 5 प्रश्न आने हैं, लगभग सारे प्रश्न इससे आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अर्थशास्त्र है क्या। ठीक, इकोनॉमिक्स, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हम लोग जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक, इस इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं और जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। कौन कौन है? एडम स्मिथ और जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ को। कई बार यह प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में। और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। ठीक, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र के प्रकार क्या है? दो तरह के हैं। एक क्या है? माइक्रो, एक माइक्रो। ठीक, एक माइक्रो है, एक माइक्रो है। माइक्रो में इसको क्या कहते हैं? व्यष्टि, और इसको समष्टि। अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन इसमें करते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन करते हैं, वो क्या होता है? व्यष्टि, माइक्रो। ठीक, और समस्त का जिसमें अध्ययन करते हैं वो हो जाता है आपका माइक्रो। ठीक, ये प्रश्न कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की है। कब ये प्रकाशित हुई थी? 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था के संसाधन देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के संसाधन, अर्थव्यवस्था के संसाधन क्या क्या है? अर्थव्यवस्था के संसाधन, ठीक, प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आते हैं? सूर्य है, वायुमंडल है, वनस्पतियां, मिट्टी, खनिज पदार्थ है, जल, वायु, महासागर, खनिज। ठीक, ये सब किस में आते हैं? प्राकृतिक संसाधन है। और भौतिक संसाधन में मशीन, निर्माण, गैस, विद्युत आपूर्ति। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र, ये सब क्या है? भौतिक है। भौतिक संसाधन। मानव संसाधनों में क्या है? शिक्षक हो गए, जैसे श्रमिक हो गए ना, ये सब क्या है? मानव संसाधन में आते हैं। मानवीय में शिक्षा, कौशल, ठीक, अनुभव, ज्ञान, ये सब मानवीय संसाधन है। और वित्तीय संसाधन के में क्या क्या है? पैसा हो गया, बैंकिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट है, ठीक, शेयर मार्केट हो गया, शेयर बाजार हो गया, ये सब क्या है? वित्तीय संसाधन है। राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देख लेते हैं। 3 है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है और विस्तृत अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? उत्पादन एवं वितरण साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन इसके उदाहरण है। अमेरिका और ब्रिटेन किसके उदाहरण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसमें उत्पादन और वितरण पर राज्य का स्वामित्व होता है। जैसे क्यूबा हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, ये उदाहरण है किसके? समाजवादी अर्थव्यवस्था के। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन दोनों का मिश्रण होता है। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता मौजूद होती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, आर्थिक समृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक समृद्धि क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को, वस्तुओं और सेवाओं में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं ना। इसके मात्रक क्या है? जीडीपी है, जीएनपी है, ये सब, और ये प्रति व्यक्ति आय है, ये आर्थिक समृद्धि के मात्रक हैं। और आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन
जो होता है वो आर्थिक विकास होता है, जैसे एचडीआई हुआ, पीक्यूएलआई हुआ, ये सब क्या है, ये आर्थिक विकास के मापक है। ठीक, तो राज्य की भूमिका के आधार पर कितने 3 तरह के, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मानव विकास सूचकांक के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक, एचडीआई जिसे कहते हैं, इनके प्रतिपादक कौन थे? महबूब उल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ठीक, एचडीआई के महबूब उल हक। जारी कौन करता है एचडीआई? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी जारी करता है एचडीआई को। इसके आयाम क्या है? स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। संकेतक क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल अवधि की अनुमानित वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। सर्वप्रथम कब जारी हुआ था? 1990 में। सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 1990 में। 2025-26 का जो एचडीआई है, 2025-26, ठीक, इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? 193 देश शामिल हैं। शीर्ष स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का है। और भारत का स्थान जो है 130वां है ना, भारत का स्थान जो है वो 130वां है। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रतिपादक कौन थे एचडीआई के? महबूब उल हक थे। सर्वप्रथम कब जारी हुआ था? 1990 में। जारी कौन करता है? यूएनडीपी करता है। 2025-26 का जो 2025-26 में जो इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें भारत का स्थान 130वां है। कुल कितने देश शामिल थे? 193 देश शामिल थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक बिल्कुल देख के जाइएगा। ठीक, एक एक पॉइंट जितने हैं इसमें सब पे प्रश्न बनते हैं और सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग एक बार अच्छे से देख के जाइएगा, 100% आपको फायदा मिलेगा इससे। भारत में नियोजन का इतिहास देख लेते हैं। भारत में नियोजन का इतिहास, भारत में नियोजन का इतिहास। भारतीय नियोजन का पिता किसे कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। इनकी पुस्तक क्या थी? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। राष्ट्रीय नियोजन समिति क्या है? राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसका गठन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। गठनकर्ता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, बॉम्बे प्लान देख लेते हैं, क्या था ये? 1944 में प्रस्तुत हुआ था और प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जीडी बिरला बिड़ला थे, जीआरडी टाटा, कस्तूरी भाई तथा लाला भाई याद उद्योगपति थे। ठीक, कब? 1944 में। गांधी गांधीवादी योजना क्या थी? गांधीवादी योजना ये प्रस्तुत हुई थी 1944 में, ये भी थी। प्रस्तुतकर्ता इसके श्रीमान नारायण थे। राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड का गठन 1946 में हुआ है। इसके सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। इसी की सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड की सिफारिश पे ही योजना आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी थे। सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत हुई? 1950 में। सर्वोदय योजना कब? 1950 में। ठीक, जयप्रकाश नारायण इसके प्रस्तुतकर्ता थे। जनवादी योजना 1945 में प्रस्तुत हुआ। ठीक, प्रस्तुतकर्ता इसके एमएन राय थे। जनवादी के 1945 में एमएन राय। सर्वोदय योजना 1950 जयप्रकाश नारायण। और केसी नियोगी अध्यक्ष किसके थे? राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड के थे। 1946 में इसका गठन हुआ था और इसी के सिफारिश पे योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक, योजना आयोग के बारे में देख लेते हैं, प्रश्न इस पे भी खूब बनता है। योजना आयोग, ठीक, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। ठीक, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा हुआ था। ठीक, भंग कब किया गया? इसको खत्म कर दिया गया है अगस्त 2014 में। अगस्त 2014 में से खत्म कर दिया गया है। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और अंतिम उपाध्यक्ष जो थे वो मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे। मोंटेक सिंह अहलुवालिया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना देख लेते हैं कब कब हुई, कौन करता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता ही बनता है इस पे, अच्छे से आप लोग देख के जाइएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है ना, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, सीएसओ करता है। ठीक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय इस कार्य में सीएसओ की मदद करता है। ठीक, तो जो एनएसएसओ है ये सीएसओ की मदद करता है। कौन? एनएसएसओ किसकी मदद करता है? सीएसओ की मदद करता है। किसमें? राष्ट्रीय आय की गणना करने में। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? सीएसओ की स्थापना कब हुई? सीएसओ की स्थापना हुई 1951 में। कब? सीएसओ की स्थापना हुई 1951 में। वर्ष 2019 में सीएसओ एवं एनएसएसओ का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है। ठीक, अब ये दोनों मिलके क्या हो गए? सीएसओ और एनएसएसओ दोनों मिला के अब हो गए हैं एनएसओ। क्या हो गए हैं? एनएसओ। कब बना ये? 2019 में। कब? 2019 में। एनएसओ कब? 2019 में। वर्तमान में 2015 से राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट है। ठीक, राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष क्या है? 2011-12 ना। राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है। 2011-12। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब? 1868 में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1868 में। 1868 में किसने? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है। उत्पादन विधि, समस्त संस्थाओं द्वारा कुल अंतिम उत्पादन और समस्त संस्थाओं द्वारा अर्जित कुल आय। व्यय विधि, समस्त उपभोग व्ययों का योग। ठीक, इंपॉर्टेंट था इसमें। सीएसओ, एनएसएसओ और एनएसओ इंपॉर्टेंट था। और आधार वर्ष कब है? 2011-12 है। सीएसओ का गठन कब हुआ था? सीएसओ का 1951 में। और सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को मिला के एनएसओ का गठन हुआ 2019 में। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। इस पे भी खूब प्रश्न बनते हैं। ठीक, सारे एग्जाम में, चाहे वो वनडे हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, सब पे इस पे प्रश्न बना हुआ है। ठीक, योजना, पहली योजना कब थी? 51 से 56 थी। लक्ष्य कितना था? 2.1% का। उपलब्धि कितनी हुई थी? 3.6% की। प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना था। दूसरा लक्ष्य था 4.5। ठीक, समय इसका क्या था? 1956 से 61। 51 से 56 पहला, ठीक, और 56 से 61 दूसरा। उपलब्धि कितनी हुई? 4.1 की। ठीक, भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। तीसरी 61 से 66 थी, 5.6% का लक्ष्य था और उपलब्धि जो थी वो 2.5 की थी। कृषि एवं उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक, 66 से 69 ये योजना अवकाश था। 66 से 69 योजना अवकाश था, ये पहला था। और ठीक, कभी कभी प्रश्न आता है पहला योजना अवकाश कब से कब तक था, तो 66 से लेके 69 तक। चौथी जो थी 69 से 74, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक। लक्ष्य 5.7% का था। उपलब्धि 3.3 की थी। स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक, जो प्रश्न ज्यादातर बनता है ये बनता है कब से कब तक थी योजना, का कार्यकाल कब से कब तक था, और प्रमुख उद्देश्य क्या थे इसके, तो ज्यादा प्रश्न इसी पे बनते हैं। ठीक, पांचवा है 1974 से 78 था, 4.4 का लक्ष्य था।
और 5% की उपलब्धि थी। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक। अनवरत योजना किसे कहा गया है? 1978 से 80 को अनवरत योजना कहा गया है। ठीक, 1978 से 80 का जो कार्यकाल था उसे अनवरत योजना कहा गया है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, 1980 से 80 से 85 क्या थी? छठी थी। लक्ष्य था 5.2 का, उपलब्धि 5.4% की। गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रश्न बनता है। गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? छठवीं पंचवर्षीय योजना। कब? 80 से 85। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक। लक्ष्य कितना था? 5 का। उपलब्धि कितनी हुई? 5.8 की। विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय इसका लक्ष्य था। ठीक, योजना अवकाश फिर थी 90 से 97 के बीच योजना अवकाश था। ये 90 से 92 है। ठीक, 90 से 92 है, 97 नहीं, 92। ठीक, फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक थी, 1992 से 1997 तक। लक्ष्य 5.6% का था, 6.7 उपलब्धि थी। और विभिन्न पहलुओं में मानव विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक 6.5 का था, 5.5 लक्ष्य था। न्यायपूर्ण वितरण एवं समता के साथ विकास प्रमुख उद्देश्य था। फिर 2002 से 7, 10वीं कब थी? 2002 से 2007 तक 8 का लक्ष्य रखा गया था, 7.6 उपलब्धि थी। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। तो किसमें था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं 7 से 12 थी। ठीक, 9% का लक्ष्य रखा गया था, 8 उपलब्धि हुई थी। तीव्र एवं समावेशी विकास इसका लक्ष्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 चलनी थी। ठीक, 8% इसका लक्ष्य था, 6.7 उपलब्धि हुई। तीव्र धारणीय विकास होना चाहिए, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। ठीक, तो ये प्रमुख क्या थी? ये पंचवर्षीय योजनाएं थी। ठीक, योजना अवधि क्या थी? लक्ष्य कितना था? उपलब्धि कितना था? और प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। नीति आयोग देख लेते हैं, नीति आयोग के बारे में प्रश्न इस पे भी बनता है। ठीक, नीति आयोग। नीति आयोग स्थापना कब हुई इसकी? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। ठीक, देश का प्रमुख थिंक टैंक इसे माना जाता है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? कैबिनेट मंत्रिमंडल के पदाधिकारी होते हैं। पूरा नाम क्या है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। संवैधानिक, ये क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है ना, गैर संवैधानिक संस्था है। अगर पूछा जाता है कि योजना नीति आयोग संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक, तो ये गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक, इसकी संरचना देख लेते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, परिषद क्या होती है इसकी? शासकीय परिषद। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य अधिकतम अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 5। अंशकालिक सदस्यों की संख्या 2 हो सकती है। पदेन सदस्य कौन होता है? भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री जो होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। और विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, वो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। सीईओ कौन होता है? केंद्र का सचिव स्तर का जो अधिकारी होता है वही इसका क्या होगा? सचिव बनाया जा सकता है, सीईओ। हरित क्रांति के बारे में देख लेते हैं, प्रश्न इस पे भी खूब बनता है। हरित क्रांति। ठीक, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना इकोनॉमिक्स के, उन सबको इसमें रखा गया। एक एक करके आप लोग अच्छे से देख के जरूर जाइएगा। हरित क्रांति। ठीक, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? विलियम
गार्ड ने किया था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम गार्ड ने किया था। वर्ष 1966-67 में भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1966-67 में। भारत को किसमें बांटा? 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में ना। कृषि जलवायु क्षेत्रों में कितने? 15 और कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में 20। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी भारत के प्रारंभिक क्षेत्र थे। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। प्रमुख घटक क्या है इसके? उन्नत बीज है, रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, सिंचाई और साख सुविधा। ठीक, जनक देख लेते हैं इनके। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। कौन थे? अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। प्रभाव क्या है? सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ और नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? सकारात्मक में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, गेहूं चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई? गेहूं और चावल के उत्पादन में। गेहूं और चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। नकारात्मक प्रभाव क्या रहा? अत्यधिक जल दोहन, मृदा लवणता में वृद्धि, कृषि प्रतिफल में बदलाव हुआ। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। भारत में एम एस स्वामीनाथन को। नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में जनक कहा जाता है। भारत में शुरुआत 1966-67 में हुई। कहाँ से? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम गार्ड ने किया था। सर्वप्रथम प्रयोग किसने? विलियम गार्ड ने। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक, भारत में शुभारंभ कब हुआ इसका? 1970 में। शुभारंभ स्थल क्या था? आनंद, गुजरात। आनंद, गुजरात। उद्देश्य क्या था? देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना। देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना। जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। किसे? वर्गीज कुरियन को। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति प्रतिवर्ष कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित करती है। एमएसपी कौन घोषित करता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। कितने फसलों का? 23 फसलों का। 7 खाद्यान्न फसलें होती हैं, 5 दलहनी है, 7 तिलहनी फसलें हैं और 4 वाणिज्यिक फसलें जैसे गन्ना, कपास, कच्चा जूट और नारियल इसमें शामिल है। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कौन करता है सिफारिश? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1965 में हुई थी और 1985 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। स्थापना कब? 1965 में हुई थी। भारत में कृषि क्रांतियां देख लेते हैं। कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा, औषधि एवं फार्मास्यूटिकल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद एवं फल उत्पादन से। धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन से। पीत या पीली क्रांति तिलहन से है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट या पटसन उत्पादन से है। रजत क्रांति कपास उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। हरित सोना बांस उत्पादन से। और मूक क्रांति मोटे अनाज उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से है। तो एक बार देख लीजिएगा। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत दूध। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन। गुलाबी
प्याज, झींगा, मछली, औषध एवं फार्मास्यूटिकल उत्पादन से। सुनहरी, बागवानी, शहद एवं फल उत्पादन। धूसर, रासायनिक उर्वरक उत्पादन। रजत, अंडा कुक्कुट उत्पादन। पीली, तिलहन से है। स्वर्ण रेशा, जूट उत्पादन से है। और रजत रेशा क्रांति, कपास से। गोल क्रांति, आलू से। हरित सोना, बांस उत्पादन से। और मूक क्रांति, मोटे अनाज उत्पादन से संबंधित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक, वर्गीकरण है निर्माण उद्योग एवं सेवा उद्योग है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण। सूक्ष्म है माइक्रो, इसमें प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए तक और वार्षिक टर्नओवर कितना होना चाहिए? 5 करोड़ रुपए। सूक्ष्म में क्या है? प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण में 1 करोड़ से लेके कितना? 5 करोड़ तक का निवेश होगा किसमें? माइक्रो में। लघु में इसमें 1 से 10 करोड़ रुपए तक और वार्षिक टर्नओवर जो है वो कितना होना चाहिए? 5 से 10 करोड़ रुपए तक। इसमें 1 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर 5। ठीक, सूक्ष्म में क्या था? निवेश कितना हो सकता है? सूक्ष्म में 1 करोड़ और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़। लघु में 1 से 10 करोड़ का निवेश और वार्षिक टर्नओवर 5 से 50 करोड़ रुपए तक। मध्यम में 10 से 15 करोड़ तक का निवेश हो सकता है, 10 से 15 करोड़, और टर्नओवर जो होगा वो 50 से 250 करोड़ रुपए तक। 50 से 250 करोड़ रुपए तक। आगे देखते हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां। केंद्रीय लोक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 3 भागों में बांटा गया: महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है इस समय? 14 है। ठीक, कितनी है? 14 है। और नवरत्न 12 है। नवरत्न जो है वो इस समय 26 है। ठीक, और 74 जो है वो मिनी रत्न है। ठीक, महारत्न 14, 26 नवरत्न, और मिनी रत्न कितनी है? 74 है। मिनी रत्न 74। महारत्न कंपनियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। महारत्न कंपनियां 14 कौन कौन सी हैं, इस पे प्रश्न आता है। स्थापना कब हुई है और इनका मुख्यालय कहाँ पे है ना। एनटीपीसी स्थापना वर्ष कब है? 1975 है। नई दिल्ली, अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी किसी एग्जाम में आया था एनटीपीसी 1975। ओएनजीसी 1956, ओएनजीसी 1956, सेल 1974, और ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक, सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और कोल इंडिया लिमिटेड ये भी 1975 में है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। फिर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड IOCL, ये है 1959 में स्थापना, नई दिल्ली मुख्यालय है। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1984 में, नई दिल्ली में। भेल क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, 1964 में, नई दिल्ली मुख्यालय है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, 1974 में, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारत पेट्रोलियम, ठीक, BPCL 1977, इसका भी मुख्यालय मुंबई है। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1989, नई दिल्ली है। 1989 नई दिल्ली में है। फिर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1986, नई दिल्ली मुख्यालय। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC, इसका मुख्यालय क्या है? 1969 और नई दिल्ली है। ठीक, 13वां है ऑल इंडिया लिमिटेड है, और चौथा हाल है ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो ये 14 क्या थी? महारत्न कंपनियां थी। प्रमुख औद्योगिक वित्त संस्थानों का स्थापना वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, ठीक, IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी।
भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड आईसीआईसीआई, ठीक, आईसीआईसीआई की स्थापना 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई। यूटीआई की, ठीक, भारतीय इकाई प्रत्याश 1964 में। और आईआईबीआई भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक 1971 में। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी 1988 में। और सिडबी 1990 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 1990 में। ठीक, इंपॉर्टेंट है सारे, अच्छे से देख के जाइएगा आप लोग। जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। जीएसटी पूरा नाम इसका क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर ये अप्रत्यक्ष कर है, एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। उद्देश्य क्या है? एक देश एक कर प्रणाली लागू करना। कब से लागू है? 1 जुलाई 2017 से लागू है। ठीक, लागू कब किया गया? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा। जीएसटी में शामिल अधिकार क्या क्या है? ठीक, राज्य सरकार के कौन कौन से कर जीएसटी में शामिल हैं? राज्य सरकार के कौन कौन से कर हैं वो जो जीएसटी में शामिल है? तो राज्य वैट है, मनोरंजन कर है, प्रवेश कर है, विलासिता कर, लॉटरी सट्टेबाजी और जुआ कर, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य का उपकर व अधिभार है, अधिभार, विज्ञापन पर कर और क्रम कर, श्रम कर है, श्रम कर। ठीक, ये सब राज्य सरकार के कर हैं जो जीएसटी में शामिल है। केंद्र सरकार के कौन कौन से कर जीएसटी में शामिल है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर उपकर एवं अधिभार, अधिभार। जीएसटी परिषद संविधान में कहाँ पे रखा गया है इसको? 279A में। कहाँ पे? 279A में है, 279A में। अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। उपाध्यक्ष राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों के बीच से निर्वाचित होगा। सदस्य केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% होना चाहिए। वोटिंग पावर किससे है? केंद्र सरकार के पास 1/3, राज्य सरकार के पास 2/3, बहुमत 3/4। जीएसटी का स्लैब देख लेते हैं। पहले भी 4 था ये, अभी भी 4 ही है, पर इसमें चेंज हो गया है, पहले से अब में चेंज हो गया है। ठीक, जो 12% और 18% का स्लैब था, ठीक, अब जो है जो 0%, ठीक, अब जो है पहले कितना था? 5% था, 12 था, 18 था और 28 था। ठीक, 4 स्लैब थे। अब जो है अब 0% हो गया है, 0 हो गया है, 5 हो गया है, 18 हो गया है और 40% हो गया है। ठीक, 4 स्लैब है, 0, 18, 5 और 40, 0, 5, 18, 40, 0, 5 और 18, 40। ठीक, वैल्यू एडेड टैक्स, अब इस पे प्रश्न आता है नहीं। ठीक, आरबीआई की साख नियंत्रण की विधियां देख लेते हैं। आरबीआई की साख नियंत्रण की विधियां। बैंक दर क्या है? ठीक, बैंक दर क्या होता है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। ठीक, आरबीआई और सभी बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं। अभी कितना है? करंट में 5.50% है बैंक दर। ठीक, रेपो रेट क्या है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है। आरबीआई जो है अन्य बैंकों से जो ऋण लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अभी वो कितना है? 5.25% है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है। क्या है? रिवर्स रेपो रेट। अल्पकालीन ऋण देता है। ठीक, आरबीआई जो है जिस ब्याज पे
बैंकों को ऋण देता है किस पे, अल्पकालीन ऋण देता है, उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। दीर्घकालीन जो था वो बैंक दर था, अल्पकालीन जो होगा वो क्या होगा, रेपो रेट होगा। कौन देता है, आरबीआई देता है, किसको, अन्य बैंकों को। रिवर्स रेपो रेट उसी का उल्टा होता है कि आरबीआई एक अल्पकालीन ऋण लेता है और बैंकों से वो रिवर्स रेपो हो जाएगा। रिवर्स रेपो 3.35% है, 3.35% है। ठीक, एसएलआर क्या होता है, बैंकों को अपने जमा का एक निश्चित भाग अपने पास सदैव जमा रोक के रूप में रखना होता है। ठीक, कुछ अमाउंट हमेशा अपने पास रखना होता है, उसी को क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात इसे कहते हैं ना। अभी कितना है ये, 18% है, कितना, 18%। सीआरआर क्या है, बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास रखना होता है, वो क्या होता है, सीआरआर होता है। अभी वो 3% है ना। जो अपने पास रखेंगे वो क्या है, एसएलआर है। जो आरबीआई के पास जमा रखेंगे वो सीआरआर होगा। ठीक, देख लेते हैं एसएलआर कितना है, 18% है, सीआरआर 3% है, बैंक रेट 5.50%, रेपो 5.25%, रिवर्स रेपो 3.35% है। बैंकिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्द क्या है, प्रारंभिक विकास, भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक, भारत में स्थापित भारत में स्थापित प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब, 1970 में, 1970 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहाँ पे, कोलकाता में, कहाँ पे, कोलकाता में। प्रेसिडेंसी बैंक क्या था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी बैंक। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। वर्ष 1921 में तीनों को मिला के एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई ना। कब, 1921 में इन तीनों को मिला दिया गया और उसका नाम क्या हो गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पहले क्या थे, प्रेसिडेंसी बैंक थे, कौन कौन, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। 1806 में कब स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ बंगाल की, 40 में बॉम्बे की और 43 में मद्रास की। 1921 में तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया कब, 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और बाद में इसी का नाम क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन था, अवध कॉमर्शियल बैंक था। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन था, अवध कॉमर्शियल बैंक, कब, 1881 में। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक, कब, 1894 में पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक। आरबीआई की साख नियंत्रण की विधियां देख लेते हैं, इसको भी हम लोग आगे देख चुके हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, इंपॉर्टेंट टॉपिक के सारे हैं। फॉन्ट थोड़ा छोटा है, मैं लिखता चलूंगा, बोलता चलूंगा, आप लोग देखते चलिएगा। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पे। भारत का केंद्रीय बैंक है ये। ठीक, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को ना, 1 अप्रैल। मुख्यालय कहाँ है इसका, मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। म्यांमार बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था, मार्च 1947 तक। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कब तक काम किया, 30 जून 1948 तक। प्रथम गवर्नर कौन थे इसके, ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन, ओसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर को सीडी देशमुख। ठीक, किस समिति के सिफारिश पे हुआ, हिल्टन यंग समिति के। कब, 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है।
और पहले इसके गवर्नर कौन थे? ओ स्वर्ण स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन से थे? सीडी देशमुख थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? पहली बार 19 जुलाई 1969 को हुआ ना। 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को हुआ है। 1980 में 6 बड़े बैंकों का, 14 बड़े बैंकों का 1969 में और 6 बड़े बैंकों का 1980 में। ये कुछ और बैंक हैं। ठीक है, इनको छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंकों का विलय देख लेते हैं। वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था। कब? 1993 में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी लेटेस्ट जो विलय हुए हैं वही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 17, 19 और 20 का देख लेते हैं। 17 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक, इन सब का विलय हो गया किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को। और 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। विजया बैंक और देना बैंक का किसमें विलय हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में। कब? 1 अप्रैल 1919 को। और 1 अप्रैल 2019 को और 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया का किसमें हुआ? केनरा बैंक में। इन तीनों का। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक यूनियन बैंक में और कॉरपोरेशन बैंक बैंक ऑफ इंडिया में। कॉरपोरेशन बैंक किसमें? बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक, तो जो लेटेस्ट वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 है। भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? एचडीएफसी है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन था? भारतीय स्टेट बैंक। विदेश लंदन में शाखा खोलने वाला भारत का पहला भारतीय बैंक कौन था? बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक, लंदन में पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड जारी करने वाला पहला बैंक भारतीय स्टेट बैंक। क्रेडिट कार्ड सबसे पहले किसने जारी किया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक एचडीएफसी। सार्वजनिक सबसे बड़ा एसबीआई। वर्तमान में कुल कितने सार्वजनिक बैंक हैं? 12 हैं। प्रमुख भारतीय बैंक एवं उनके स्थापना वर्ष देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख भारतीय बैंक एवं उनके स्थापना वर्ष। भारतीय बैंक और स्थापना वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955। पंजाब नेशनल बैंक 1894। बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908। और इंडियन बैंक 1907। यूको बैंक 1943। यूनियन बैंक 1919। यूनियन बैंक 1919 में। और नाबार्ड 12 जुलाई 1982। नाबार्ड 12 जुलाई 1982। और आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को। विशेषीकृत बैंक एवं स्थापना देख लेते हैं। जैसे एक्जिम बैंक है आयात निर्यात बैंक 1982 में। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी जो है 9 जुलाई 1988 को। इंडस्ट्रियल क्रेडिट और ये आईसीआईसीआई जो है 1994 में। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन एचडीएफसी 1994 में। और एक्सिस बैंक जो है वो 1993 में। राजकोषीय नीति के बारे में कुछ देख लेते हैं, जो कुछ भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको। राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। ठीक, राजस्व घाटा क्या होता है? जितना राजस्व की प्राप्ति होगी और कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति उसमें से कुल व्यय को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? राजकोषीय घाटा आ जाता है। प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा से ब्याज अदायगी को जब माइनस कर देंगे तो प्राथमिक घाटा आता है। राजस्व घाटा क्या है? कुल राजस्व व्यय से
कुल राजस्व आय को माइनस कर देंगे तो राजस्व घाटा होता है वो। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा माइनस राज्यों को दिया गया विकास अनुदान। राजस्व घाटा से क्या माइनस कर देंगे? राज्यों को दिया गया विकास अनुदान। बजटीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां जो होंगी वो बजटीय घाटा होता है। बजट से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। बजट से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स। संविधान में बजट शब्द का कहीं पे प्रयोग नहीं हुआ, कहीं पे उल्लेख नहीं है। संविधान में जो शब्द लिखा हुआ है वो क्या है? विस्तृत विवरण को ही क्या कहते हैं? आय व्यय के विस्तृत जो विवरण है या वार्षिक जो वित्तीय विवरण है उसी को बजट कहा जाता है। भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख मिलता है ना, अनुच्छेद 112 में। बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालय और नीति आयोग एवं कैग की सहायता से किया जाता है। कौन कौन? वित्त मंत्रालय, कुछ अन्य मंत्रालय, नीति आयोग और कैग। बजट वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक, बजट पेश करने के 75 दिन के अंदर बजट को पारित करना आवश्यक होता है। भारत का पहला बजट ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने 1860 में प्रस्तुत किया था। सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी ने किया था। अब तक का सर्वाधिक 10 बार किसने किया है? मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। और एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर 1924 में आम बजट और रेल बजट अलग अलग कर दिए गए थे और 1 फरवरी 2017 से फिर दोनों को एक साथ पेश किया जाने लगा है। 1 फरवरी 2017 से। ठीक, तो अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, बजट का विवरण कहाँ? अनुच्छेद 112 में है। 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका होता है वित्तीय वर्ष। बजट 75 दिनों के अंदर इसको बजट को पारित होना आवश्यक है। प्रथम बजट कौन पेश किया था? 1860 में जेम्स विल्सन ने। और प्रथम भारतीय कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। इन्फ्लेशन देख लेते हैं क्या है। मुद्रास्फीति क्या है? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार जो वृद्धि होती है उसी को क्या? मुद्रास्फीति कहते हैं। एक तरह से महंगाई समझ लीजिए। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य जो है वो कम होता है। पैसे का मूल्य कम हो जाएगा, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा। मुद्रास्फीति के मापन के आधार कौन कौन से हैं? एक है थोक मूल्य सूचकांक, ठीक, होल प्राइस इंडेक्स। यह सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग डीपीआईआईटी के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में मई 2017 से इस सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष जो है वो 2011-12 रखा गया है। इसमें कुल 697 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। कितनी वस्तुओं को? 697 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। आधार वर्ष क्या? 2011-12 है। ठीक, प्राथमिक वस्तुएं कितनी हैं? 117 है। ईंधन एवं ऊर्जा 16 है और विनिर्माण उत्पाद जो है वो 564 है। विनिर्मित उत्पाद 564 है। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यह सूचकांक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। इसकी गणना वस्तुओं की खुदरा कीमतों के आधार पर की जाती है। इसमें वस्तुओं के साथ साथ मनोरंजन, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। इसके लिए 3 अलग अलग सूचकांक बनाए जाते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र का, एक शहरी क्षेत्र का और एक संयुक्त रूप से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फरवरी 2011 में जारी किया गया था, जिसमें वर्ष 2012 को आधार वर्ष बनाया गया है। औद्योगिक श्रमिकों
कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए सीपीआई श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ही। भारत में मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। भारत में जो मुद्रास्फीति का मापन की जाती है वो किस पे की जाती है? होल प्राइस इंडेक्स पे की जाती है। और विकसित देशों में सीपीआई पे की जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। भारत में डब्ल्यूपीआई पे। गरीबी से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें कुछ समितियां बनी थी, अक्सर उस पर प्रश्न आता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। गरीबी ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों से, ठीक, ये गरीबी की परिभाषा दी गई है, ठीक, जिसमें, ठीक, भारत में गरीबी का अनुमान एनएसएसओ के परिवार उपभोग व्यय के सर्वे के आधार पर लगाया जाता है। इस पे एनएसएसओ के परिवार उपभोग व्यय के सर्वे के आधार पर लगाया जाता है। अलग समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। सुरेश तेंदुलकर समिति क्या थी? 2004-5 में ये बनी थी। ने न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी का विचार दिया था। न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी का विचार किसने दिया था? ये सुरेश तेंदुलकर समिति ने। सी रंगराजन समिति जो थी वो 2012 में बनी थी। इनके अनुसार 11-12 में भारत में 29.5% लोग गरीब थे। आय की विषमता का मापन लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है। आय की विषमता का मापन किससे किया जाता है? लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है। योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा उपभोग व्यय स्तर शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 किलो कैलोरी प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन गरीबी की रेखा निर्धारित की गई है। ठीक, कितना? शहरी क्षेत्रों में 2100 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी। नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान हेतु हाशिम समिति गठित की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में दी थी। ठीक, तो हाशिम समिति किससे संबंधित थी? गरीबी रेखा से संबंधित थी। अपनी रिपोर्ट कब दी थी? दिसंबर 2012 में। तेंदुलकर समिति 2011-12 के अनुसार भारत में गरीबी का स्तर कितना था? 21.9% था। गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया था और निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? रैगनर नर्से ने। कब? 1953 में निर्धनता का दुष्चक्र। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सेबी क्या है? सेबी का पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है पूरा नाम इसका। पूंजी बाजार का नियमन करना इसका प्रमुख कार्य है। स्थापना कब हुआ? 12 अप्रैल 1988 को। सेबी का 12 अप्रैल 1988 को। प्रवर्तक कंपनियां कौन सी हैं? आरडीबीआई है, आईसीआईसीआई है और आईएफसीआई है। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ? 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को। इंपॉर्टेंट है ये। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। यह 30 बड़ी कंपनियों के शेयरों के मूल्य को दिखाता है। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देख लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में। मिसप्रिंट है ये। यह 50 कंपनियों के शेयर के मूल्यों को दिखाता है। कितने? 50। विश्व के प्रमुख शेयर बाजार देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख शेयर बाजार, इस पे भी प्रश्न आता है कि कौन सा शेयर बाजार किस कंट्री से रिलेटेड है। डो जोन्स जो कहाँ के? न्यूयॉर्क से है। सेंसेक्स सेंसेक्स निफ्टी और डॉलक्स मुंबई। निक्की कहाँ का है? जापान का है। हॉन्ग सेंग हांगकांग का है। संघाई कॉम चीन का है। मिड डैक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है। और सिमेक्स स्टेट्स टाइम्स ये सिंगापुर के है। नॉस्डैक जो है वो यूएसए का है। नॉस्डैक यूएसए का। देख लेते हैं प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और उनका उद्देश्य क्या है। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और उनका
उद्देश्य क्या है? सेबी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? विदेशी निवेशक में सुगम भाग परिवर्तनशील है सुझाव देना। इसमें निवेश होना चाहिए, निवेश हेतु सुझाव देना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक मुद्रा हेतु सुझाव देना है। और एनएसए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फिलहाल इस पे प्रश्न जल्दी आता है नहीं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इसमें समिति है नहीं। एक है ये रंगराजन समिति, विनिवेश पर सुझाव दिया था इन्होंने। दत्ता समिति थी, आयकर पर सुझाव दिया था इन्होंने। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। ठीक, प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है। जिस पे प्रश्न बन सकते हैं उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक, प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, फॉन्ट थोड़ा छोटा है, पर ध्यान से देखेंगे तो आप दिख जाएगा। थोड़ा जूम कर लीजिएगा, मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को, ट्राइसियम 1979 में, डेवलपमेंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंदिरा आवास योजना 1985। ठीक, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997। परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, उन्हीं को मैं टिक कर रहा हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगस्त 1998। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999। प्रधानमंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम सड़क योजना 2000। अंत्योदय अन्न योजना 2000 25 दिसंबर 2000। सर्व शिक्षा अभियान, ये इंपॉर्टेंट है, 2001। भारत निर्माण 16 दिसंबर 2005। ठीक, मनरेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी 2006। मनरेगा 2 फरवरी 2006। आम आदमी बीमा योजना NRHM 12 अप्रैल 2005। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008। प्रधानमंत्री जनधन योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक, 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया 2014 25 सितंबर। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। सशक्त युवा सशक्त भविष्य योजना, वही पेज ये भी था। ठीक, तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। ठीक, बेसिक क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं वो सारे आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।